और क्योंकि आतंकियों को पता था कि वहाँ की एक एक लोकेशन के बारे में, मगर एनएसजी कमांडोज को कुछ नहीं पता था। प्रवीण तेवतिया जी थे, वो एज अपॉइंटमेंट बन के उस रूम में घुसे। जब वो उस रूम में घुसते हैं तो उनको AK-47 कॉक करने की आवाज़ आती है। इसके बाद 2 आतंकवादी ताज में एक वसाबी किचन है वहाँ जाकर के छिप जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर फायरिंग होती है, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पे एक लिकर बार भी था, जिस वजह से फायरिंग और ब्लास्ट करना उतना आसान नहीं हो पा रहा था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जब आगे बढ़े वो उसी रूम में जाकर के घुसे। जैसे ही वो उस रूम में एंट्री लेते हैं तो एक टेररिस्ट जो कि अपनी पोजीशन में बैठा हुआ था, उसने उनके एक हेड शॉट लिया और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वहीं पर शहीद हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला सकें। 10 आतंकवादी कराची से जो चल चुके थे, पहले जिस नाव में वो बैठते हैं उस नाव को चेंज करके वो एक दूसरी नाव पे जाते हैं। फिर इस दूसरी नाव से एक बड़े जहाज अल हुसैनी में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। फिर अल हुसैनी से उन 10 आतंकवादी को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब लाया जाता है। जब वो समुद्र में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब आते हैं तो कुबेर नाम के एक जहाज को हाईजैक करते हैं। उस कुबेर नाम के बोट में 4 लोग होते हैं। 3 लोगों को पाकिस्तान, 10 आतंकवादियों के जो हैंडलर थे पाकिस्तानी, वो लोग उन 3 लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं और उस एक जिसका नाम था अमर सिंह टंडेल, उसके साथ 10 आतंकवादियों को कुबेर जहाज में बैठा करके मुंबई के लिए रवाना करते हैं। गुजरात के पोरबंदर से होते हुए ये लोग मुंबई के एक मछुआरों के घाट के पास उतरते हैं। अमर सिंह टंडेल जो कुबेर जहाज का मालिक था उसको भी ये लोग मार डालते हैं। फिर ये जो 10 आतंकवादी होते हैं ये लोग अपने अपने मिशन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। 2 आतंकवादियों को ताज होटल के लिए जाना था। 2 आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे पे फायरिंग करके फिर ताज होटल में जाते हैं। 2 आतंकवादी ओबरा ट्राइडेंट की तरफ जाते हैं। इसके बाद 2 आतंकवादी नरीमन हाउस के लिए जाते हैं और कसाब और उसके साथी इस्माइल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। अब जिन जिन टैक्सीज से ये लोग अपनी लोकेशन के लिए जा रहे होते हैं, ये लोग हर टैक्सी में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि डिफरेंट लोकेशंस में ब्लास्ट हुआ है। 26 नवंबर 2008 रात के 9:30 के आसपास 2 आतंकवादी लियोपोल्ड कैफे और उसके आसपास के रीजन में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लोग फायरिंग करते करते लियोपोल्ड कैफे के अंदर घुसते हैं। अब लियोपोल्ड कैफे फॉरेन टूरिज्म के लिए जाना जाता था। वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आकर के ब्रेकफास्ट डिनर किया करते थे। इसके बाद वहाँ पे दोनों आतंकवादियों ने फायरिंग की और सरकारी डेटा के मुताबिक वहाँ पे लगभग 11 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में फायरिंग की खबर आना शुरू होती है, जहाँ पर कसाब और इस्माइल ने फायरिंग करना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि कसाब और इस्माइल पहले वॉशरूम में गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी गन्स को लोड किया, ग्रेनेड निकाले और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और रेलवे स्टेशन में उन पहले ग्रेनेड्स को फेंका। पहले एक बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब इसी फायरिंग में लगभग 56 लोगों की मौत बताई जाती है। काफ़ी मात्रा में लोग घायल भी हुए थे। फिर इसके बाद ओबरा ट्राइडेंट होटल में भी फायरिंग की आवाज़ आना शुरू होती है और ताज होटल की लॉबी में जो 2 टेररिस्ट गए हुए होते हैं वो वहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ताज होटल में काफ़ी लोगों को ये लोग मारते हैं, क्योंकि ताज होटल इंडिया का एक ऐसा होटल है जहाँ पे फॉरेन विजिटर्स सबसे ज़्यादा आते हैं। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि ताज होटल के अंदर 95% जो रूम्स थे वो सब बुक्ड थे, यानी ताज होटल में क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। और वहाँ पे जो वहाँ का बैंक्वेट हॉल था वहाँ पे पार्टीज चल रही थी और वहाँ पे गौतम अडानी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स भी पार्टी में मौजूद थे।
इसके बाद ताज होटल में जब फायरिंग की खबर आती है, AK-47 से फायरिंग की आवाज़ें और बुलेट शेल्स हर जगह मिलना शुरू होती हैं, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट समझना शुरू करती है कि ये कोई गैंग वॉर या कोई लोकल गैंग वॉर का केस नहीं है, ये एक टेररिस्ट अटैक है। तब ये लोग इसकी खबर केंद्र सरकार को करते हैं और केंद्र सरकार एनएसजी कमांडोज को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद ताज होटल में लगातार फायरिंग हो रही थी, लगातार लोग मर रहे थे। 4 आतंकवादी ताज होटल के अंदर आ चुके थे। इसके बाद जो मार्कोस की टीम थी, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर खबर करते हैं। ताज होटल में जो मार्कोस ने ऑपरेशन किया था वो अनडॉक्यूमेंटेड था, किसी भी डॉक्यूमेंट के तहत वो लोग वहाँ पे नहीं आए थे। मार्कोस गुजरात के पास उनकी मॉक ड्रिल्स वगैरह होती हैं, उसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके पास में पूरा इक्विपमेंट भी नहीं था। तो मार्कोस के जो प्रवीण तेवतिया थे वो बताते हैं कि कैसे उनके पास MP5 गन्स होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट छोटे छोटे रूम्स होते हैं, बट उनके पास उस समय AK-47 जैसी गन्स थी, जो कि जिसकी काफ़ी लंबी फायरिंग रेंज होती है और बुलेट्स के रैकोचिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रैकोचिएट होने का मतलब ये है कि जब भी आप AK-47 में 7.62 mm की गोलियां पड़ती हैं, जब 7.62 mm की गोली किसी छोटे रूम के अंदर अगर चलाई जाएंगी तो रैकोचिएट होंगी, यानी कि किसी टारगेट को हिट करने के बाद वो गोली दीवार पे भी लग सकती है, फिर दीवार से बाउंस होकर के छत पे भी जा सकती है, किसी के इंसान के ऊपर भी आ सकती है। इसलिए AK-47 को क्लोज कॉम्बैट में रूम इंटरवेंशन ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। मार्कोस प्रवीण तेवतिया बताते हैं जब ताज होटल में पहुंची तो वहाँ पे चेम्बर्स था। अब जो चेम्बर हॉल वहाँ पे माना जा रहा था, चेम्बर हॉल में लगभग 3 शादियाँ थीं उस दिन और 300 से ज़्यादा गेस्ट चेम्बर हॉल में फंसे थे और उन्हीं गेस्ट में से एक थे गौतम अडानी। मार्कोस प्रवीण तेवतिया बताते हैं कि जब ताज होटल में वो घुसते हैं, घुसने के बाद एक जो रूम था जो चेम्बर्स हॉल से कनेक्ट होता था, वो लोग उसी जगह पे पहुंचे। उसी से थोड़ी देर पहले ही टेररिस्ट भी उसी रूम के पास पहुंचे थे। प्रवीण तेवतिया जी थे वो एज अपॉइंटमेंट बन के उस रूम में घुसे। जब वो उस रूम में घुसते हैं तो उनको AK-47 कॉक करने की आवाज़ आती है। एक कमांडोज को पता होता है कि गन को लोड करने का साउंड कैसा होता है। वो जिस तरफ से आवाज़ आई थी वो उस तरफ मुड़ गए। उस तरफ मुड़ने के बाद टेररिस्ट ने उनकी तरफ फायर किया और जब वो फायर किया तो उनका एक कान उसी फायरिंग में उड़ गया और प्रवीण तेवतिया ज़मीन पे गिर गए। कुछ इंचेस, मेरे ख्याल से 1 या 2 इंच वो दूर थे अपनी मौत से, मगर किस्मत ने उनका साथ दिया और फिर वो ज़मीन पे गिरे। वो जब काफ़ी सारा ब्लड जब उनके कान में, उनके शरीर पे लगा तो वो फिर से उठ के बैठे। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग की उन टेररिस्ट के ऊपर, बट उनको समझ में आया था कि उनको रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। मार्कोस प्रवीण तेवतिया ने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के साथ ही साथ वो टेररिस्ट पे फायर करते हुए रूम से जब बाहर निकले तब चारों टेररिस्ट ने उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उन्हें 4 बुलेट लगी। एक बुलेट उनके लंग को पंचर कर दिया, एक बुलेट उनके बुलेट प्रूफ वेस्ट के ऊपर जाके लगी, एक बुलेट उनके शोल्डर के पास से गुजर गई। 4 बुलेट जब उनको लगी और वो रूम से बाहर निकले तो काफ़ी घायल हो चुके थे। मगर मार्कोस ने जो ये किया था, जिस वजह से टेररिस्ट का एक बैग जिसमें खूब सारा एम्यूनेशन था और एक AK-47 उसी रूम में छूट गई थी और एक टेररिस्ट भी घायल हुआ था और जो बाकी के 4 आतंकवादी थे वो उस रूम से भाग गए। जब एनएसजी कमांडोज मुंबई में लैंड करते हैं तो इसके बाद एक टीम नरीमन हाउस भेजी जाती है, एक टीम ओबराय ट्राइडेंट भेजी जाती है और एक टीम ताज होटल, जो न्यू ताज होटल है उसके बगल में, वहाँ के लिए भेजी जाती है। CST के 2 आतंकवादी कसाब और इस्माइल को मुंबई पुलिस ने ढेर कर दिया था और कसाब को जिंदा कैप्चर कर लिया था। ताज होटल में ऑपरेशन होना शुरू होता है। क्योंकि एनर्जी कमांडोज के पास ताज होटल का कोई भी लेआउट नहीं था, साथ ही साथ नरीमन हाउस में कर्नल सुंदीप सेन एनर्जी कमांडो हैं, उनकी टीम नरीमन हाउस पहुंचती है। नरीमन हाउस में इजरायली सिटीजन्स रहते थे। अब क्योंकि पाकिस्तान इजराइल कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और पाकिस्तान और इजराइल की जो लड़ाई है वो आप सब लोग जानते ही हैं, इसलिए पाकिस्तान ने ज्यूस को टारगेट बनाया था और एक खबाड़ हाउस पे कब्जा किया और वहाँ पे रह रहे
हस्बैंड वाइफ को मार दिया और उनका एक बेटा मोशे था, उसको उसकी नैनी ले करके नरीमन हाउस से बाहर भाग गई थी, जिस वजह से मोशे की जान बच गई थी। और साथ में ही नरीमन हाउस में 2 लोग और थे जिनको टेररिस्ट ने कैप्चर करके रखा हुआ था। नरीमन हाउस का ऑपरेशन चला। हवलदार गजेंद्र बिष्ट नरीमन हाउस में इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए घुसते हैं, मगर आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होते हैं और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। हवलदार गजेंद्र बिष्ट के इस साहस पराक्रम को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। इसके बाद एनएसजी कमांडोज ने नरीमन हाउस की एक दीवार एक्सप्लोजिव लगा के तोड़ करके अंदर घुस करके उन दोनों आतंकवादियों को मारा और 28 नवंबर को नरीमन हाउस के ऑपरेशन को ख़त्म किया। ताज होटल का ऑपरेशन काफ़ी लंबा खिंचा। 26 नवंबर की रात की रात को आतंकवादी वहां पहुंचे थे और 29 नवंबर की सुबह ये ऑपरेशन जाके ख़त्म हुआ था। लगभग 60 घंटे से भी ज़्यादा ये ऑपरेशन चला था। हवलदार सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि जो ओल्ड ताज होटल में ऑपरेशन कर रहे थे कि कैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम को कॉल आता है, कुछ रूम्स में गेस्ट फंसे हुए हैं, मगर जो कॉल आई थी वो पाकिस्तान से कॉल की गई थी और जिसमें एनएसजी कमांडोज ट्रैप हो गए थे। जब वो लोग ऊपर स्टेयरकेस से चढ़ रहे थे तो आतंकवादियों ने उनकी टीम के ऊपर फायर किया। जो आगे कमांडो सुनील जोधा थे उनको गोली लगी और सुनील जोधा नीचे गिर गए और उनके फ्रंट में जो पॉइंट मैन था वो ऊपर से छलांग मार के नीचे कूद आया, जिससे सुनील जोधा को गोली लगी और वो नीचे जाकर के गिरे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जब आगे बढ़े वो उसी रूम में जाकर के घुसे। जैसे ही वो उस रूम में एंट्री लेते हैं तो एक टेररिस्ट जो कि अपनी पोजीशन में बैठा हुआ था उसने उनके एक हेडशॉट लिया और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वहीं पर शहीद हो गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत को पूरा देश याद रखेगा कि कैसे उन्होंने 26/11 के दिन देश के लिए अपनी जान दी। उनके आखिरी कुछ शब्द थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। इसके बाद हवलदार सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि कैसे ताज होटल में सब लोग पहले रिग्रुप हुए। ये लोग रूम सर्च कर रहे थे तो सर्च करते करते एक रूम पे उनकी टीम पहुंची और सुरेंद्र सिंह जैसे ही रूम में घुसने वाले थे तब तक सामने से ग्रेनेड लॉब होता है और उनकी तरफ एक ग्रेनेड आता है। ग्रेनेड जब तक फटता है वो उसके पहले ही नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने के साथ ही साथ जो आतंकवादी उस कमरे में छुपे थे वो भी नीचे सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और एक आतंकवादी को ये लोग वहीं पे ढेर करते हैं। इसके बाद दो आतंकवादी ताज में एक वसाबी किचन है वहाँ जाकर के छिप जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर फायरिंग होती है, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पे एक लिकर बार भी था, जिस वजह से फायरिंग और ब्लास्ट करना उतना आसान नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि आतंकियों को पता था कि वहाँ की एक लोकेशन के बारे में, मगर एनएसजी कमांडोज को कुछ नहीं पता था। एक तरीके से वो लोग एक अननोन प्लेस में ऑपरेशन करने आए थे। काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला। पहले एक आतंकवादी को सुरेंद्र सिंह बताते कि हम लोगों की टीम ने ऊपर ही मार दिया था। इसके बाद एक आतंकवादियों को सीढ़ी से उतरते हुए मार दिया था। इसके बाद जो 2 आतंकी थे वो वसाबी रेस्टोरेंट में थे, वहाँ से कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी, आपस में धमकी दे रहे थे वो लोग। मगर आखिरी में जो 2 आतंकी थे वो अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा भी रहे थे। मगर सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी और हमारी टीम ने ऑपरेशन करके उन दोनों आतंकवादियों को मारा। 26/11 का हमला भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबक बन करके उभरा। कैसे मीडिया पर्सन्स की लापरवाही, एनएसजी कमांडोज की देरी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये हमला भयावह हुआ। साथ ही हम लोग और भी जाने बचा सकते थे, मगर कमांडोज के देरी से पहुंचना, इन लोकेशंस पे पुख्ता सुरक्षा का ना होना भी एक बहुत बड़ी नाकामी मानी जाती है। हम भारतवासी एक हैं, सुरक्षित हैं, मजबूत हैं। हम सब लोग एक साथ भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे चल के भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकें। और अगर आपके मन में कोई सजेशन है किसी और टॉपिक पे, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं
तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।